तो अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि बीरबल बताओ मेरा ताकत कितना है। तो बीरबल ने बोला बहुत ताकत है आपकी। कैसे पर पता कैसे करेगा मतलब मेरा कितना ताकत है, सीमा क्या है मेरा ताकत का, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। एक ब्रिज था जहाँ से लोग पुल था जहाँ से लोग उधर जाते। तो बोले एक काम करो, जो भी उधर से पार करेगा उसको 5 रुपया देना होगा। अभी तक तो फ्री में जा रहे थे सब लोग, तो वहाँ कोई खड़ा किया, 5 रुपया देता रहा, लोग 5 रुपये देने लग गए और जाने लग गए। बोला अरे वाह, ये तो 5 रुपये देने लग गया, मेरे पास तो इतना ताकत है। तो अरे नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ। और बोला 5 नहीं 50 करो। तो अगला दिन अकबर ने लिख दिया 50। तो लोग 50 लेके चलने लगे। फिर उसको किया 100, फिर भी कोई प्रॉब्लम, 100 लेके जा रहे लोग कम हो गए जाने वाले, काफी लोग नहीं जा पा रहे, पर जो जा रहे वो जा रहे। उसके बाद बोला है कि बीरबल ने बोला एक और काम करते हैं, अभी 100 रुपया और हम वहां पे किसी एक को लगाएंगे जो एक चाटा मारेंगे 100। तो चाटा मारने लग गए। अगला दिन जो है बोला नहीं अब एक नहीं सबको 10-10 चाटा मारेंगे। तो 10-10 चाटा मारने लग गए। अगला दिन जो है पूरा भीड़ हो गया अकबर के मतलब सामने दरबार के, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग आ रहे हैं। तो अकबर को लगा ये मेरा सीमा है, मतलब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। तो अकबर ने पूछा कि क्या हो गया, क्या परेशानी है। तो लोग बोल रहे हैं कि हम इतने सारे लोग हैं और एक ही आपने अपने मारने को रखा है, तो बहुत लंबी लाइन लग रही है, आप कम से कम मारने के लिए 10 लोगों को लगा दो। तो मार खाने में प्रॉब्लम नहीं है। मोदी जी कुछ भी करेंगे ना हम लोगों को पसंद। बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना तो मोदी जी के लिए जय जय करते रहेंगे, उस दम तक भी करते रहेंगे। अच्छा लगता है, मोदी है तो खर्चा अच्छा लगता है। मोदी जी है तो खर्चा अच्छा लगता है क्योंकि अगर मोदी सरकार शेर को पालना होगा तो फिर खर्चा तो होगा ही। और अगर मंदी आ गई और अगर खराब हो गया सिचुएशन तो सर झेलने के लिए तैयार है। तो कब तक झेलेंगे? हमारी मोदी जी तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, पार्टी हमारी ये रहेगी, तब तक झेलते रहेंगे उनके लिए। एक तरह से आपने देश के लिए कुर्बानी दे दी है। हाँ दे दी है, देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, देंगे। मोदी मेरी गाड़ मारले में वोट मोदी दूंगा। ये क्या बोले मैं समझा नहीं। मोदी मेरी गाड़ मारले में वोट मोदी दूंगा। आसोल परिवर्तन ये मेरा वादा है, देते रहूंगा देता रहूंगा, कोई बुराई नहीं। मोदी जी जो ख्वाहिश मांग रहा है इनका ख्वाहिश को पूरी कर दो आप। बहुत सही कहा आपने। ए शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल। हेलो, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ शट अप या कुणाल। आज हमारे साथ है दो गेस्ट जो आ चुके हैं पॉडकास्ट पर कुछ अलग है क्योंकि अब ये दोनों कांग्रेस में हैं। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हो भिखारियों की तरह, गेट आउट। हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, गेट आउट। जब आप पहली बार आए थे तब आप सीपीआई में थे, जब आप पहली बार आए थे तब आप जस्ट ब्यूरोक्रेसी से रिजाइन किए थे। And I just want to remind our viewers today that Kannan Gopinathan also made headlines when floods hit his home state of Kerala, and incognito he actually went and took part in the relief efforts there for multiple days without being recognized, and then it was discovered that this young man who was even helping lift loads there was in fact an IAS officer. और अब आप दोनों कांग्रेस में हैं, तो एक ही सवाल है कि कांग्रेस और भाजपा में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत सारे हैं, बट एक मेन अगर देखा जाए तो एक तो गांधी और दूसरा जो है एक नेहरू। अगर एक आपको ये वीडियो याद होगा जहाँ पे नेहरू कोई एक गांव जा रहे, तो वो वहाँ पे उनसे पूछते हैं कि भारत माता की जय जो आपने कहा, इसमें भारत माता है कौन? अच्छा तुम बताओ कौन है भारत माता? आप लोगों को कम से कम इतना तो जानना ही चाहिए, किसकी जय? पंडित जी, भारत माता मतलब ये धरती हमारी माता है। भारत माता तो ये सब है ही, नदियां, पहाड़, खेत, पेड़, घने जंगल, समंदर, आसमान। पर मेरे या तुम्हारे बिना ये सब बेमतलब है। सबसे अहम है भारत की सरजमीन पर फैली आवाम, यानी कि देखा जाए तो आप सभी अपने आप में भारत माता हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जब आप भारत माता की जय कहते हैं तो आप कोई बाहर की चीज के लिए नहीं कह रहे, आप अपने आप के लिए जय कह रहे हो, खुद के लिए जय कह रहे हो। ये जो कंसेप्ट है ना, वो मेरे लिए प्राइमरी डिफरेंस मार्कर है। देश कोई अलग नहीं है जनता से, और वो जनता की तरक्की में ही भारत की तरक्की है।
और जनता की सुरक्षा में भारत की सुरक्षा है। तो अगर जनता डाइवर्स है तो डाइवर्सिटी ही भारत है। तो अगर प्रियम्बल भी देखेंगे ना, उसमें डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आता है, व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा जो है ना, वो जो पार्ट है वो हमारे प्रियम्बल में है। तो वो एक की कंसेप्चुअल डिफरेंस है जो मैं समझता हूं कि जब कांग्रेसी कोई भारत माता की जय कहते हैं तो क्या मानता है, और फिर मान लीजिए भाजपा जब भारत माता की जय कहते हैं। भारत एवरीवन ऑन भारत माता की, भारत माता की, से भारत माता की जय, से भारत माता की जय, से कांग्रेसमैन से भारत माता की जय। कि जैसे भारत माता की जय के लिए जो कंट्रोवर्सी चल रही है सर, वो अलग चीज है ना। सर, कौन सी बात कहाँ जोड़ रहे हो? नहीं, हमारा मुद्दा ही भारत माता की जय वाला है कि वंदे मातरम को 150 मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट। मेरा मुद्दा है कोई गरीब नहीं मरना चाहिए। हाँ, कोई गरीब नहीं मरना चाहिए। इंसानियत मेरा मुद्दा है। इंसानियत, 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 बस। क्या इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही ना कि जमीन देश नहीं होता है, लोग देश होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि भारत का अभिन्न हिस्सा है कश्मीर, तो कश्मीरी भी अभिन्न हिस्सा है ना। जब कश्मीर अभिन्न हिस्सा है और कश्मीरी भी अभिन्न हिस्सा है, तो भारत के दूसरे हिस्से में शॉल बेचने वाले कश्मीरियों को पीट क्यों रहे हैं? एक बार फिर जाहिलियत का एक और वीडियो सामने आया है। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सर्दियों के मौसम में गांव-गांव जाकर कंबल और गर्म शॉल बेचने वाले एक कश्मीरी युवक के साथ एक गांव वाले ने काफी बदसलूकी की। शख्स सीधे तौर पर धमकी देता है कि मैं आने वाले दिनों में किसी न किसी मुसलमान में आग लगा दूंगा। आग ला दूंगा मुसलमान में। अरे 1-2 दिन में आग लाऊंगा, एक आधे मुसलमान में फूकूंगा, काट दूंगा यही। आ रहा समझ में? पहले तो गठड़ी चेक करा, इसमें AK-47 होगी या कुछ होगा क्या है इसमें? अगर ये AK-47 हुई तो हिंदुस्तान का क्या कसम, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से प्यार, हिंदुस्तान कहा तो जय श्री राम बोल। आप मुझे बोलोगे जय श्री राम बोलो, क्यों बोलूं मैं? क्यों नहीं बोल सकता? तो अपना अपना ना, मुस्लिम है ना, मुस्लिम है। भारत माता की जय बोल। भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते। ऐसा क्यों? भारत देश नहीं दे रहा? भारत हमारा देश है, हम अपने देश से वतन मोहब्बत प्यार करते हैं। फिर भारत माता की जय बोलने में क्या है? इस चीज को कोई नहीं बोल सकता कि हम भारतीय नहीं है। कौन बोलेगा हमें भारतीय नहीं है? और हम हिंदुस्तानी नहीं है? आप ज्यादा हिंदुस्तानी है। भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जब किसी के साथ कोई भेदभाव होता है तो फिर ये भारत माता के ऊपर अत्याचार है। भारत माँ का कोई भी लाल, उसको वो सारे अधिकार हैं जो नरेंद्र मोदी को है। हमको जो है डाइवर्सिटी एंड यूनिटी और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों के डायलेक्टिक्स को समझना पड़ेगा। विविधता में एकता और एकता में भी विविधता, कि हम सब भारतीय हैं, ये हमारी एकता है, हमारी पहचान है। लेकिन ये इस पहचान के साथ हमारी एक और पहचान है कि हम तमिलनाडु में जो है मुरुगन की पूजा करेंगे और उत्तर प्रदेश में कार्तिकेय की पूजा करेंगे। केरल का हिंदू और बिहार के हिंदू के खान पान में फर्क हो सकता है, केरल का मुसलमान और मणिपुर के मुसलमान में फर्क हो सकता है। यही भारत की खासियत है। और इस विविधता को समेट करके कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर चल सकती है तो वो कांग्रेस चल सकती है, क्योंकि कांग्रेस सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, आधुनिक भारत का इतिहास है। एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और वैज्ञानिक जर्नी को जो है कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। कांग्रेस पार्टी का निर्माण इस देश की आज़ादी के लिए, स्वराज के लिए हुआ। कांग्रेस जो है वो इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको लाने में उसकी भूमिका है। लेकिन मोदी जी जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, ना इस देश के आज़ादी में उन्होंने हिस्सा लिया है, ना उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन है। और आज अगर वो पावर में लगातार बने रहते हैं तो कल को हो सकता है कि इस देश में इलेक्शन बंद कर दिया जाए और उस कॉन्स्टिट्यूशन की जगह पे मनुस्मृति को कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया जाए। ये फर्क है। आपने जहाँ से बात शुरू की कि जब हम आए थे पहली बार बात करने के लिए, मुझे याद है कि उमर थे, मैं था, आप थे। बहुत स्ट्रांग तरीके से हमारा यह मानना था कि बीजेपी देश में आई है कांग्रेस की गलतियों की वजह से। ये बहुत स्ट्रांगली मानते थे और बहुत लंबे समय तक जो है इसको मानते रहे। लेकिन बीजेपी आ गई। क्या हम अपने इतिहास में ही पड़े रहें, पास्ट में ही पड़े रहें? और पास्ट की एक बड़ी मज़ेदार बात होती है, ना आप पास्ट में रह सकते हैं, ना पास्ट को आप छोड़ सकते हैं। तो पास्ट में जब रह नहीं सकते हैं तो पास्ट रहेगा, लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज कौन सी पार्टी है जो विचार के तौर पर भी, दल के तौर पर भी, और कौन से पार्टी के नेता जो बीजेपी को हरा सकती है? और आप अगर विचार के तौर पर देखते हैं तो आपको अगर गोडसे से प्रॉब्लम है तो आपको गांधी की पार्टी में होना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक व्यक्तिगत अनुभव है कि हम अभी कांग्रेस के बड़े स्टॉन्च जो है, मतलब आप एंटी कह लीजिए या आप
उसको क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति कह लीजिए, आपके साथ ही आपके ही चैनल पे हमने बहुत सारी कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया था और आज भी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो इमरजेंसी लगाया जाना एक अच्छा निर्णय नहीं था। तो हमारे लिए विचार, दल और नेता के साथ साथ ये एक इंडिविजुअल जर्नी है और उसका एक्सेप्टेंस है, और उस एक्सेप्टेंस को जिसमें हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव भी हो, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैगेजेस, हम उस बैगेजेस का बैज जो है वो अपने कंधे पे ले करके चलना चाहते हैं। सपना क्या है? जहां पे हर नागरिक अपना अधिकार, उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे, और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। ये लोकतंत्र है। छोटे से छोटा बच्चा भी शासक को सवाल पूछ सकता है। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ, हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। अगर भाजपा का जो कंसेप्ट है, इसमें ताकतवर देश मतलब ताकतवर सरकार, सरकार के पास सारी ताकत होना चाहिए, सरकार के पास सारी रिसोर्सेस होनी चाहिए, सरकार को जो मन करे वो करने का ही वो होना चाहिए। जो जनता है वो कमजोर है, क्योंकि क्या देश जनता से तो अलग कोई एंटिटी बना दिया। तो जब जनता से अलग एंटिटी बनाते हैं तो एंटिटी को प्रोजेक्ट कहां करते हैं? सरकार में, जो गवर्नेंस, जो स्टेट है उसमें प्रोजेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो आप गवर्नेंस फिलोसफी जो है आप यहीं से आप निकाल के ला सकते हो। अगर सरकार, देश जो है अमीर है, मतलब देश रिच हो रहा है, इसका मतलब सरकार रिच हो रहा है या जनता अमीर हो रहा है, ये फर्क आपको इसमें समझ में आ जाएगा। फ्रीडम सरकार को होना चाहिए, जनता को होना चाहिए। प्राइवेसी सरकार को होना चाहिए, जनता को होना चाहिए। अभी क्या है सिस्टम? पूरा उल्टा है ना। क्या आया? राइट टू इंफॉर्मेशन था, जिसने बोला कि सरकार को जो है पारदर्शी होना चाहिए जनता की तरफ, है ना। सारी बात जो है जनता के पास होना चाहिए, सारी खबर। अभी उल्टा है, जनता की सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास होनी चाहिए, सरकार की इंफॉर्मेशन हम नहीं देंगे। क्या आपको याद है हमारे देश में आखिरी बार पॉपुलेशन सेंसस कब हुआ था, या फिर लास्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे कब हुआ था? नहीं? ओके, देन लेट मी आस्क यू दिस, हाउ मेनी पीपल इन इंडिया आर करंटली लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन? Or how many Indians actually lost their lives during the COVID-19 pandemic? From hate crimes, mob lynchings, deaths by suicide to economic indicators, GDP or jobs, the fact is that either the government hasn't collected data for so long that it is absent, or there is indeed no data, or sometimes it is calculated in a way which doesn't really align with global standards. Other times the government rejects global findings and often it also gatekeeps data. In fact, CIC ने कितनी RTI applications को no data कहकर refuse करा, इस पर भी कोई डेटा नहीं है। देश जब जनता नहीं है तो हम तो प्रजा ही है, फिर राजा के लिए काम करते हैं ना। राजा की खुशी में हमारी खुशी है, राजा के घर पे बेटा हुआ है तो हम जश्न मनाएंगे, मतलब एवरीथिंग इज उनका, हमारा तो कुछ है नहीं ना। हमें तो जो है उसमें से उनको देना है। अगर फसल काटा तो पहले जो है राजा को देना है, उसके बाद से हमारा अपना खाना। हम थोड़ा ना बोल सकते कि हमारा खाने के लिए नहीं है इसलिए हम राजा को नहीं देंगे। मतलब परंपरा के नाम पे आप ये देखिए ना कि शादी होने के बाद बहू भी पहले राजा के यहाँ जाएगी, फिर अपने घर आएगी। फसल भी पहले जो है राजा के यहाँ जाएगा। और राजा की लेजिटिमेसी क्या है कि वो धरती पर भगवान का आदमी है। ये भी है कि आदमी है, भगवान का भेजा हुआ आदमी। कन्हैया मुझसे मिलने आए और मुझे बंद कमरे में कह दे कि राहुल जी, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मुझे परमात्मा ने भेजा है, तो मैं कन्हैया से कहूंगा, हाथ जोड़ के कहूंगा, कन्हैया ये बात तू बाहर मत कह दियो, गलती से भी ये बात बाहर मत कह दियो।
परमात्मा ने मुझे भेजा है। मैं कन्विंस हो चुका हूँ, मैं जो कन्विंस हो चुका हूँ, मैं खुद कन्विंस हो चुका हूँ, ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। मुझे दुनिया को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। अब अगर भैया सड़क पे आपको ये कोई कह दे तो आप उसे क्या कहोगे? क्या कहोगे? जीवित शरद शतम परम आदरणीय नरेंद्र भाई, गॉड ऑलमाइटी हिमसेल्फ हैज सेंट मोदी जी एज एन अवतार पुरुष। भाजपा जो है एग्जिस्ट एक दुश्मन है, उसके बेसिस पे है। काल्पनिक दुश्मन। हाँ, वो दुश्मन के प्रति जो आपकी फीलिंग है, वो डर हो सकता है, नफरत हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, जो नेगेटिव इमोशंस है, वो इमोशन की राजनीति है। मैं तो डर की राजनीति मानता हूं, बाकी सब तो सेकेंडरी है। वो दुश्मन क्रिएट करना और वो दुश्मन को कंटिन्यूअसली आपके पीछे वो दुश्मन आ रहा है कंटिन्यूअसली, तो आपको कंसिस्टेंटली एक एंग्शियस, नर्वस, एक डरा हुआ माहौल में रखना, जिससे कि कोई आ रहा है आप पे हमला करने के लिए। बाकी सब सेकेंडरी है। आपके अपना सपना आगे बढ़ना, ये सब सेकेंडरी। ये सब की पॉलिटिक्स तो मायना ही नहीं रहता। आप जान बचाओ पहले, खुद की जान फिर भी सेकेंडरी हो जाता है, आइडेंटिटी का जान बचाओ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। एक चीज़ जैसे आपने बोला कि भाजपा जो फेयर यहाँ जो भी राजनीति कर रही है डर की, वो काल्पनिक है, तो उस पर आप बताइए, आपको क्यों लगता है वो काल्पनिक है? नहीं, ये जो अभी कन्नन ने प्राइमल फियर की बात की है ना, एज ए होमोसेपियंस ये हम सबके भीतर होता है। आपसे हम बात कर रहे हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी नहीं है, आपकी एक रिलीजियस आइडेंटिटी हो सकती है, आपका जो है एक एंथ्रोपोलॉजिकल आइडेंटिटी हो सकता है, कास्ट लिंग्विस्टिक हो सकता है, आपका एक रीजनल आइडेंटिटी हो सकता है, तो आपकी मल्टीपल आइडेंटिटी होती है। तो इस आधार पे डाइवर्सिटी नेचुरल है और मोनोपोली अननेचुरल है और इम्पोज्ड है। लेकिन मोनोपोली नहीं होगी तो पावर का कंट्रोल एक इंसान के हाथ में नहीं रहेगा। और जब इन्होंने जो बात कही कि जनता है देश है, जब इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलते हैं तो पावर का कंट्रोल किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होता है। जैसे लाइफ इम्परमानेंट है, अभी हम लोग जिंदा हैं, हम लोग मर जाएंगे, हमसे पहले भी दुनिया थी, हमारे बाद भी दुनिया रहेगी। तो इस इम्परमानेंस को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे भीतर से एरोगेंस जाता है, अहंकार दूर होता है, फिर आपके भीतर से डर दूर होता है। तो जब आप डरेंगे ही नहीं तो आप सच बोलेंगे, और जब सच बोलेंगे और सच के साथ जब आप चलेंगे तो आप झुंड नहीं, एक समाज का निर्माण करेंगे। समाज जो सोच सकता है, समाज जो महसूस करता है, समाज जिसमें करुणा हो, कंपैशन हो। और धर्म का मर्म भी यही है, धर्म का खूबसूरत चीज भी यही है। लेकिन रिलीजियस आइडेंटिटी का इस्तेमाल भी किस लिए किया जाता है? नफरत के लिए, बंटवारे के लिए, लोगों को आपस में बांटने के लिए, लड़ाने के लिए। और ये क्यों किया जाता है कि आप जो है मनुष्य हैं, आप आज़ाद हैं और आप आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, सपना देखने के लिए स्वतंत्र हैं। इसको सीमित कर दिया जाए और आपके भीतर एक गुलाम मानसिकता डाल दी जाए, और हर वक्त जो है कोई आएगा और आपको मार देगा, जो चीज़ है आपके पास वो आपसे छीन करके ले जाएगा। तो आप एक परपेचुअल फियर में रहते हैं। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? उनको बांट दिया जाएगा जिनके पास बच्चे ज्यादा है, यानी कि जिन लोगों के द्वारा आबादी बढ़ाने का एक प्रतरफा मिशन चलता है। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? खून पसीना बहाओ आप, लेकिन अपनी संतान के लिए नहीं, मुसलमान के लिए। देखो ना इन बेशरमों की हालत, जो आपकी संतान की संपत्ति मुसलमान को देना चाहते हैं। मैं हैरान हूं जी, इतनी नफरत लोकतंत्र में नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। आप देखो कि हर जगह नफरत कितना फैशनेबल हो गया है। तो ये जो मानसिकता हमारे ऊपर इम्पोज की जा रही है, उसकी वजह से जो इन्होंने कहा ना कि जो निगेटिव फीलिंग है, जो निगेटिव भावना है, ये निगेटिविटी की पॉलिटिक्स है। और उस पॉलिटिक्स में दुश्मन खड़ा करना जरूरी है। तो दुश्मन खड़ा किया जाता है अपने से अलग, तो हिंदुत्व
के नाम पर हिंदू धर्म के सिंबल का इस्तेमाल करके एक दुश्मन खड़ा किया गया है जो हमसे अलग है, और वो जो दुश्मन है उस दुश्मन का के साथ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है? तो कांग्रेस है। हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, गेट आउट। एंटी हिंदू पार्टी, गेट आउट। मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश, गेट आउट, निकल जाओ बाहर। तो कनन, क्या आपके हिसाब से विश्व में भारत का डंका बज रहा है और ग्लोबली हम एक बहुत अच्छी पोजीशन में है और कमांडिंग पोजीशन में है, और उस कमांडिंग पोजीशन में इसलिए है क्योंकि पावर कंसोलिडेटेड है और एक डिसीजन मेकर है, वो डिसाइड करता है और उसकी वजह से एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है पोजीशंस का। एक अवतार के द्वारा इस देश का नेतृत्व किया जा रहा है। हम सब चाहते हैं कि ना सब कोई बड़ा ताकतवर देश हो जो कि सबको ठीक कर दे, पीट दे, फिनिश कर दे। वो जो एक एडोलेसेंट फैंटेसी होता है उस वक्त। तो एक्सटर्नल वैलिडेशन, विश्व गुरु, स्कूलों में अच्छे गुरु हो ना हो वो सेकेंडरी हो जाता है। हमें विश्व गुरु बनना है, एक्सटर्नल। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अब जो सवाल पे आया है कि विश्व, वर्ल्ड में तो काफी कुछ करने की कोशिश किया और कहीं का नहीं रहा। बहुत जल्दी जो है हमें लगा कि जो भी नॉन अलाइनमेंट था या फिर जो भी कांग्रेस ने किया वो सब तो गलत है ना, मतलब क्योंकि हम तो इतने बड़े देश है और वी शुड बी एबल टू सॉल्व एवरीथिंग, हमें तो सब कुछ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने पहले चीन के साथ दोस्ती किया, झूला झूला, उसके बाद गलवान हुआ, आके हमारी जमीन लेके चले गए। जब चीन के साथ दुश्मनी हो गई, हमें इससे ज्यादा बड़ा मुझे लगता है कि शर्मनाक स्टेटमेंट नहीं है कि जब वो जो एस जयशंकर ने कहा कि चीन की जीडीपी हमसे ज्यादा है इसलिए हम उनसे लड़ नहीं सकते। I mean, what am I going to do? As a smaller economy, I'm going to go pick a fight with a bigger economy. जो खुददार है, जो अपने लिए वो जीडीपी देख के नहीं लड़ता। वो एक इतना शेमलेस स्टेटमेंट था वो, कि सरेंडरिंग स्टेटमेंट था उस वक्त। उसके बाद आप देखेंगे इंडिया के नेबरहुड में सबके साथ, चाहे मालदीव्स में क्या हुआ, मालदीव्स में तो इंडिया आउट कैंपेन चला। हमारी दो ही जगह पे फॉरेन प्रेजेंस था, मिलिट्री प्रेजेंस, ताजिकिस्तान में और मालदीव्स में। पूरा दुनिया दो ही जगह थी, दोनों हमने बंद कर दी। जो हमने आजादी दिलाई वो बांग्लादेश आज हमारी दुश्मन की तरह हमने उनको वो कर रखा है वहां पे, और उसकी इम्प्लीकेशन नॉर्थ ईस्ट में भी होगा बहुत ज्यादा। नेपाल, अभी पाकिस्तान जो पहलगाम के बाद क्या हुआ, इट वाज सच ए हॉरिफिक अटैक एंड नॉट ए सिंगल कंट्री स्टूड विद अस। एक देश नहीं था जो पाकिस्तान को कंडेम किया ओपनली, एक देश नहीं था। हमने कन्विंस नहीं कर पाया, ना ब्रिक्स ना एसीओ जहां के हम मेंबर्स हैं उनमें से कोई नहीं कर पाया। वेयर इज आवर स्ट्रेंथ? Today, sir, when I land from Heathrow and I land in Bengaluru or I land in Mumbai, I feel I've come from a developing to a developed world today. फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आप ला करके गुजरात में रैली करा रहे थे, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, विवेकानंद मुंडन वो कर रहा था, और अभी इतनी चीजें हो रही है कि अगर आपका फ्रेंड है डोनाल्ड ट्रंप, वो टैरिफ क्यों देश के ऊपर लगा रहा है? So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. तो across the world हमने ये जो स्ट्रॉन्ग मैन डिप्लोमेसी करने का कोशिश किया, और ना वो भी ढंग से किया नहीं। इंदिरा गांधी थे, जब उनको करना था वो करते थे। एक होता था कि इंडिया डिसाइड करेगा तो वो करेगा जो करना है, चाहे तब यूएस आए, चाहे यूएसएसआर आए, चाहे कोई भी आए। अगर डिसाइड किया कि बांग्लादेश अलग होना है, अभी हो गया है इसका प्रॉब्लम, खत्म करना है इस प्रॉब्लम को, तो खत्म किया उसको। अगर हमें लग रहा था कि 70s में न्यूक्लियर वो हमें टेस्ट करना है तो हमने कर लिया। ये नहीं सोचा कि इसकी प्रेशर है, उसकी प्रेशर है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो वी यूज्ड टू बिलीव इन डूइंग, बोलने से ज्यादा करने में हम विश्वास रखते थे। अभी आइसोलेटेड इन द नेबरहुड, डिवाइडेड एट होम। इफ यू मेक इंडियंस स्ट्रांग, इंडिया विल बी स्ट्रांग, एंड इन द वर्ल्ड इंडिया विल हैव इट्स प्लेस।
इस देश में हर व्यक्ति को अपनी जगह दे दो तो दुनिया में भारत की जगह अपने आप बन जाएगी। जितनी सारे इंडेक्स देख लो, मैं वो सब इंडेक्स में जाना नहीं चाहता कि आप करप्शन से लेकर, ट्रांसपेरेंसी से लेकर, पासपोर्ट इंडेक्स से लेकर, हंगर इंडेक्स से लेकर, मीडिया फ्रीडम से लेकर, वट एवर इंडेक्स यू टेक, हर एक इंडेक्स में हम पीछे गए। डेमोक्रेसी इंडेक्स से लेकर हर एक इंडेक्स में। और अभी हम बोल रहे कि हम अपनी इंडेक्स शुरू करेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नेशन इंडेक्स। ये हमारी रेस्पॉन्स है। अब समय आ गया है कि भारत को अपनी उपलब्धियों के लिए किसी भी पश्चिमी देश और उनकी संस्थाओं से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं। हमने खुद इतनी शक्ति हासिल कर ली है कि अब हम दुनिया के बाकी देशों को अपना सर्टिफिकेट बांट सकते हैं। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? तो ये हो क्या रहा है मुझे भी नहीं पता। उसको आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सवाल आपने पहले कहा था ना कि विश्व में डंका बज रहा है, अगर आप मानते हैं कि प्रधानमंत्री देश हैं तो डंका बज रहा है। भाई विश्व के बड़े बड़े लोगों के साथ, एलन मस्क, ट्रम्प, जॉर्ज बुश के साथ जो है हमारे प्रधानमंत्री का नाम भी एप्स्टीन फाइल में आया, तो डंका बज रहा है। इस ईमेल में एप्स्टीन कतर के प्रधानमंत्री के एक सलाहकार को लिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सलाह मानी और इस्राइल चले गए। ट्रंप के फायदे के लिए नाचे गाए, काम बन गया, इट वर्कड। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती? मैं शर्माता नहीं हूं। एक सवाल फिर कन्हैया मेरे हमेशा दिमाग में आते रहता है कि तो कांग्रेस एक क्लियर ऑपोजिशन पार्टी है जो डिफरेंट है, तो उसको बहुत अलग एज के लोग, चाहे वो कोई 18 का हो, 30 का हो, 40 का हो, 60 का हो, 70 का हो, वो लोग जो ब्लॉक में बीजेपी के लिए वोट करते हैं, वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि कांग्रेस इज दैट सोल्यूशन? जो आज का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसको हम कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन को न सिर्फ कंट्रोल किया जा रहा है बल्कि मिस इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो क्यों कहा गया है कि आज पोस्ट ट्रुथ का दौर है? इसलिए है कि बार बार आपको एक बात बोली जाएगी तो आप धीरे धीरे उसको बिलीव करने लगेंगे। राजनीति में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जो कांग्रेस का इतिहास है एक्चुअल, वो लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन जो झूठ है वो बहुत आसानी से ऑडियो विजुअल के रूप में वो व्हाट्सएप के थ्रू फैल चुका है। जैसे मैं बेसिक 2-3 चीज आपके सामने बोलता हूँ कि कहते हैं कि गांधी की हत्या 48 में इसलिए कर दी गई कि पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और गांधी जिम्मेवार। गांधी की हत्या की कोशिश उससे पहले 5 बार हो चुकी थी। He is met by black flags from right-wing Hindus. Sometimes black flags, sometimes they throw shit on him. In fact, the first assassination attempt on Gandhi in India, 14 years before Godse murdered him. जैसे अटल टनल बना, अटल टनल की नींव कांग्रेस के वक्त में रखी गई और प्रधानमंत्री खाली टनल में हाथ हिला करके रील बना करके उसको अपना अचीवमेंट बना दी। तो मतलब देश में जो कुछ अच्छा हो रहा है वो प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है, और देश में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो भी प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है, लेकिन वो पहले प्रधानमंत्री की वजह से हो रहा है। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए। नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की सुना लीजिए, फिर खत्म। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आया, 2022 तक पक्का मकान नहीं बने, बुलेट ट्रेन नहीं चला है अभी तक, गैस सिलेंडर जो है वो 500 रुपये में नहीं हुए, पेट्रोल 50 रुपये में नहीं बिक रहा है, ठीक है, महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुका, किसानों को उनकी फसल की दाम दुगनी नहीं मिल रही है। और इकोनॉमी का मज़ेदार बात यह है, कह रहे हैं कि इकोनॉमी फ्लोरिश हो रहा है, तो डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर कैसे हो रहा है? आप कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, तो 5 किलो अनाज क्यों जो है लोग लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं? तो ये जो एक्चुअल रियलिटी है और जो परसेप्शन है, जो झूठ है, उसमें झूठ जो है वो जीत रहा है। और ऑडियो विजुअल के इस दौर में झूठ को फैलाना आसान हो गया है। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा।
भाजपा के जो समर्थक हैं वो तो हैं ही, वो तो अपनी जिंदगी की हर गलती और हर फेलियर के लिए नेहरू को जिम्मेवार मानते ही हैं। हम कहते हैं सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है, इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन में जब यहाँ कर रहा हूँ तो बार बार वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ, जो लोग बीजेपी के खिलाफ है ना, उनका भी 50% मन आज भी कांग्रेस को ही दोष दे रहा है। आप समझिए, इसीलिए कांग्रेस जो है ना एक क्लियर कट विकल्प नहीं बन पाती है। और हम कांग्रेस को लेकर के बार बार कहते हैं, कांग्रेस जो है ना इस ग्लास की तरह है, आप इसमें पानी रखे हैं तो पानी है, इसमें आप कोक भर दीजिए, इसमें आप शराब भर दीजिए, इसमें आप दूध भर दीजिए। पार्टी तो अपने आप में बर्तन है ना, उसमें लोग कैसे हैं उससे पार्टी बनेगी। तो जिनको नफरत से दिक्कत है, जिनको ऊंच नीच से दिक्कत है, जिसको छुआछूत से दिक्कत है, जो इक्वलिटी चाहते हैं, जो प्रेम चाहते हैं, जो चाहते हैं कि भारत सचमुच भारत के लोग जिससे भारत बनता है वो मजबूत हो, डाइवर्सिटी प्रोटेक्टेड हो, भले हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश नहीं हो लेकिन हम शांति प्रिय देश हो। और 5000 साल का जो हमारा इतिहास है, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जिसमें कबीर और नानक की परंपरा है, जिसमें सूफी संतों की कहानी। आप बताओ, बुल्ले शाह कहते थे कि मंदिर गिरा दो, मस्जिद गिरा दो, उनका ही मजार गिरा दिया। देवभूमि के सम्मान में, हिंदू रक्षा दल मैदान में, देवभूमि के सम्मान में। अरे इसे फाड़ना भैया, बाबा को उठा दिया। श्री राम। हिंदू रक्षा दल की टीम ने जो बुल्ले शाह 70 साल से देवभूमि में पड़ा था उसको वापस भेजा पाकिस्तान। करण, अब आपसे एक सवाल है कि लोगों का अभी भी मानना है कि कांग्रेस जो आएगा पावर में ना, वो तो बहुत करप्शन करेगा, और करप्शन के बगैर तो कांग्रेस पावर में रह नहीं पाएगा। और बिकॉज वो एक स्टेट में पावर में आ जाएगा तो उसको अपने आप को रिवाइव करना है, तो वो स्टेट में तो और भी करप्शन करेगा। ये एक है, इस पे आपको क्या बोलना है? हम कांग्रेस के बारे में जो करप्शन की बात करते हैं यूपीए के स्पेशली टाइम पे, वो नेशनल लॉस को लेकर एक रिपोर्ट था, उसको लेकर कह रहे हैं, और एग्जैक्टली वैसे ही स्कीम में वापस हम चले गए इंडिया के टाइम पे, चाहे वो कोल का हो, चाहे वो टेलीकॉम का हो। तो एक परसेप्शन है जो क्रिएट किया गया। देखो, मोदी जी की सरकार आने पर 100 दिन के भीतर हम सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ रुपए देश को वापस दिलाने का काम शुरू करवाएंगे। हजारों करोड़ रुपए स्विस बैंक में चले गए, गरीब के पेट में से लूट करके विदेशों में बैंकों में जमा किया हुआ है। हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे। मैं पाई वापस लाऊंगा, एक एक पाई लाई जाएगी, और ये जो पैसे वापस आएंगे, जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं उनको इनाम के रूप में वापस देंगे। मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। आपके सवाल को मैं बस थोड़ा सा ना रीफ्रेम कर देता हूँ, मुझे लगता है ज्यादातर जवाब है। कांग्रेस करप्शन करेगी कि कांग्रेसी करप्शन करेगी? और जो कांग्रेसी करप्शन किए थे ना, उसमें से 100%, 100 में से 100 भाजपा में। आप कंटिन्यू। नहीं, ठीक है। एक पार्टी के तौर पर सिस्टमैटिकली करप्शन कम करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो कांग्रेस है। एक बहुत सिंपल पार्ट जो है, आरटीआई की बात करें, सबसे बड़ी जो थी, है ना, कैसे करप्शन को कैसे रोका जाएगा, कोई एक व्यक्ति आके ऐसे सब कुछ ऐसे तो नहीं होगा। तो सिस्टमैटिकली करप्शन बंद करना है, वो सिस्टमैटिकली कैसे बंद करना है, उसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है। वो पॉलिटिकल विल कांग्रेस के पास था, इसीलिए उस वक्त सबसे ज्यादा मान लीजिए पॉलिटिकल, अगर आप क्रिटिकल आदमी सीएजी बने इंस्टीट्यूशनली, अगर आप देखें अभी तो कैसे किन को बनाते हैं, जो कि बिल्कुल सबसे सबसर्विएंट है, यस मैन, जिनकी किसी अपने खड़े होने की हिम्मत ना हो अपने, है ना, उस बंदे के टेन्योर में पेपर लीक हुए वो आज सीए। तो यही है, चीफ मिनिस्टर भी वैसा ही बना रहे हैं, वैसे ही बना रहे हैं। आप तो जो है भाजपा का अध्यक्ष भी वैसा ही बना दिए हैं। बीजेपी के लीडर्स करप्ट है, कांग्रेस के क्या है, वो भी करप्ट है। तो अब आपको चॉइस सिर्फ इतना करना है, आपको करप्ट चाहिए
जो नेशनलिस्ट हो, या आपको वो करप्ट चाहिए जो एंटी नेशनल हो? करप्ट कांग्रेसी, मैं ये कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस में था तो करप्ट था, भाजपा में जाते ही जो है ना देशभक्त हो गया। एक नहीं, मैं आपको 50 एग्जाम्पल दे सकता हूँ। वो आसाम का चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर जो है ईडी का कार्रवाई हो रहा था, छगन भुजबल बीजेपी में गया, ठीक हो गया, ठीक है ना। अभी मरहूम हो गए अजीत दादा पवार, उनका सारा केस उठा करके सब ठीक हो गया। तो करप्शन जो है वो बाई प्रोडक्ट है सिस्टम का। सिस्टम में जो होगा, सिस्टम को जो कंट्रोल करेगा, सिस्टम को जो रन करेगा, वो करप्शन करेगा। और आप मुझे बताइए, 30-30 साल, 40-40 साल से एक स्टेट में कांग्रेस नहीं है, फॉर दैट मैटर गुजरात, मध्य प्रदेश, क्या वहाँ डिपार्टमेंट में करप्शन नहीं हो रहे हैं? हाल में ही मैंने ये प्रेस ब्रीफिंग किया था, 10,000 करोड़ का जो स्किल इंडिया का जो 10,000 करोड़ कोई नॉशनल नहीं है, एक्चुअल पैसा जनता का, जो कि अपने ही कुछ लोगों में बांटा गया, खुलेआम किया। क्यों हुआ? इतना लंबे टाइम तक चलता क्यों रहा? क्योंकि ना उसमें ट्रांसपेरेंसी था, ना उसमें लोगों तक पता चला। नहीं, अगर पता चलता, ट्रांसपेरेंट होता, तो इमीडिएटली आ जाता है बाहर। पहले लोगों को कहा गया कि आप सूचना के अधिकार कानून के तहत पीएम केयर्स फंड के अंदर जो भी होता है, जहां से भी पैसे आते हैं, कहां पर खर्च होते हैं, ये सवाल नहीं पूछ सकते। और अब हाल ही में पीएमओ, प्रधानमंत्री कार्यालय ने लोकसभा सेक्रेटेरिएट को निर्देश दे दिया है कि जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं लोकसभा में, एमपीज, वो कोई सवाल नहीं पूछ सकते पीएम केयर्स फंड को लेकर। आप कहते हैं आपके हिसाब से आप देश के सबसे शरीफ नेता हैं, मैं झूठ बोलूंगा क्या? और दूसरी बात जो है, कांग्रेस सेल्फ क्रिटिकल है। राजीव गांधी का आपको स्टेटमेंट मिलेगा जिसमें बोलेगा 1 रुपया मैंने दिया है तो 15 पैसा पहुंचता है, या फिर, है ना, वही यूज करता है, क्योंकि वो क्या है, इंप्रूव करना चाहता है। अपने ही जनता के सामने अपनी गलतियां रखने से, उससे सुधार करने से, जनता के साथ लेने से, इंप्रूव करने के लिए उसे कांग्रेस पीछे नहीं हटती। पर भाजपा अपनी गलती नहीं मानते। कितने सारे रेल एक्सीडेंट्स हुए कंटिन्यूअसली, कितने बड़े बड़े हादसे हुए, कोई रिजाइन किया? लाल बहादुर शास्त्री, किसी ने अकाउंटेबिलिटी, उसमें ममता बनर्जी ने, तो किसी ने उसमें पूछा उनसे, किसी से? एयर एक्सीडेंट्स हुए, कोई भी, कितना भी लोग मरे, डिमोनेटाइजेशन में रैंडम लोग खड़े होकर मरे, किसी को कोई आतंकवादी हमला हुआ, गृह मंत्री रिजाइन किया। कितना? दिल्ली में 26/11 का बात बार बार करते हैं, हर फिल्म में दिखाते हैं। उसके बाद तो गृह मंत्री ने रिजाइन किया था। जैसा का डैडी क्यों नहीं रिजाइन कर रहा है किसी भी चीज पर? कंटिन्यूअस अटैक्स हुए, मतलब कश्मीर से तो कश्मीर में तो कितने सारे उसके बाद हुआ, नहीं कोई रेसिक। मणिपुर, इतना बड़ा फेलियर, किसका फेलियर? मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों। कांग्रेस जो है अल्टीमेटली मटेरियल ग्रोथ, आपके आगे बढ़ने की, वो सब बातें करते हैं। इमोशनल कनेक्ट की जो बातें हैं वो कम करने लगे, जो कि मैं समझता हूं कि नेहरू करता था। नेहरू जब एक सेकुलर नेशनलिज्म जब आगे रखता था, वो एक एस्पिरेशनल था, जहां पे हमारी रिलीजन, चाहे ज्योग्राफी, लिंग्विस्टिक, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर हमारी एक नेशनहुड का जो कंसेप्ट है, जो सेकुलर नेशनहुड का कंसेप्ट है, वो नेशनहुड पे हमें प्राइड लेना है, उसको लेके आगे बढ़ना है। वो एक इमोशनल नीड भी फुलफिल करता था। वो पोस्ट इंडिपेंडेंस की जो मूवमेंट के बाद वो इमोशनल नीड कहीं ना कहीं फील करने में ना, वो प्राइड फील करने वाली जो बात है, उसको कहीं ना कहीं कम हो गया। मैं तो, देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है। पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी, हमको इस देश में पैदा किया। पहली बार जब इलेक्शन शुरू हुआ भारत में, जनरल इलेक्शन होना था बैलेट से, दुनिया भर के एक्सपर्ट देखने आए थे कि करोड़ों लोग वोट कैसे करें। तो हम जब भी कोई सिस्टम सक्सेसफुली बनाते हैं तो वो दुनिया में एक नज़ीर बनता है। ऐसा कोई सिस्टम जो है पिछले 12-13 साल में जो है सरकार ने नहीं डेवलप किया। आज जो आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, उसका पूरा जो है ना, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिया हुआ, वो पूरा आधार, डीबीटी, सारा कुछ
आज जिन भी चीज़ों पे यह सरकार अपनी छाती ठोक रही है, पीठ थपथपा रही है, एक एक करके मैं आपको बता सकता हूँ। राइट टू फूड, जिसके तहत ये 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, वो और बेहतर तरीके से दिया जाता अगर कांग्रेस की सरकार होती। नहीं, अभी तो चैरिटी के तौर पर दे रहे हैं, वो तो उसकी राइट है। राइट था, और सेंसस नहीं हुआ है तो शायद ज्यादा लोग एक वो हो गया। दूसरा, आपको जितना दिया जा रहा है उसका सिस्टम कब, राइट टू वर्क मनरेगा, जिसको फिर खत्म करने की कोशिश की जा रही है, या डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का प्लान भी राजस्थान सरकार ने शुरू किया। नहीं, पर ये एक्सपेक्टेशन सही है। मैं मानता हूं कि जनता को कांग्रेस से, कि क्योंकि भाजपा करप्ट है इसलिए कांग्रेस भी करप्ट होगी, ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। कांग्रेस को करप्ट नहीं होना है। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। ये अपने सैलरी से ज्यादा का जब जूता चप्पल पहने तो डिटर करने वाली जो ये बात कह रहे हैं ना, कि इनको फिर इनके ऊपर सवाल होना चाहिए, प्रशंसा नहीं होनी चाहिए कि अरे रे रे इनको अपना दामाद बनाएंगे क्योंकि जो है ये घूस बहुत लेते हैं। ये समझ, मोरालिटी डिटर करना जरूरी है। और तो समझदारी, फिर है सहभागी। जब आप एक बड़े सेक्शन को सिस्टम में लाने ही नहीं देंगे, जो ये ख्वाब की बात कर रहे हैं, तो फिर सिस्टम तोड़ने में इंटरेस्टेड है। और तीसरा, सहयोग, कॉपरेशन। सरकारी सिस्टम भी होगा, लेकिन वही जो हम बार बार बोले, मानसिकता, अपना बाथरूम हमारा साफ रहे, पब्लिक टॉयलेट गंदा हो जाए, ऐसे नहीं चले। देश हमसे बनता है और हम सब देश के लिए जिम्मेवार हैं। हम कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि कुछ वक्त पहले भी ये हॉर्स ट्रेडिंग होता था, एमएलए को खरीदा गया, ये है ना, पर उसका एक नेगेटिव कॉनोटेशन होते थे। हम क्या बोलते थे, ये तो गलत है। तो हमने क्या किया, कांग्रेस अचानक बोलते, तो कानून लाया कि एंटी डिफेक्शन का, अगर ये किया तो निकल के चले गए तो तुम्हारा एमएलए सीट चला जाएगा, एमपी सीट चला जाएगा, और तुम अगर इतने में, ये सारी चीज लाया। आज वही चीज करते हैं, खरीदने वाले को बेचने वाले जिम्मेवारी। हम ये कितने हम सिर्फ एक तमाशा देख के हम यहाँ पे बोलते कितने करोड़ में बिके होंगे, ये करके हम कह रहे कि हम भारत की संस्कृति बचाएंगे। भारत की संस्कृति ये था, ये भारत के नहीं, भाजपा की संस्कृति है। हम बस यही कहना चाहते हैं कि भाजपा भारत नहीं है। Election news now, and in Goa, all Congress candidates for the upcoming polls took a pledge to not defect after winning seats. The candidates took the loyalty pledge at a temple, church and dargah. The candidates took the pledge that after winning elections, they would stay with the party for the next 5 years. Now, here we have it, 2/3 of the Congress MLAs in Goa set to join the BJP. ये सब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। और हम इसको स्पेशली नैरेटिव में हम कह रहे हैं कि ये सही है ना, ये चाणक्य नीति है। चाणक्य को कितना गिरा दिया, मतलब कौन चाणक्य, और चाणक्य एमएलए खरीद रहे थे, चाणक्य को किक तो एमएलए खरीदने वाले को गुंडा बना दिया उसको, ठीक है, वो तो चले। पर जब कोविड हुआ, लोगों ने दवाई होर्डिंग करने लग गए, होर्ड करके करोड़ों में बेचने लग गए। हम उसको कैसे गाली दे सकते हैं फिर? वो भी तो चाणक्य ही हुआ ना। हर व्यक्ति जो सत्ता पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो उसको करना है, उसके लिए जो भी तरीका इस्तेमाल करके जो करना है करके वो जीत सकता है। और कहीं किसी शास्त्र में साम दाम दंड भेद नहीं लिखा हुआ है। हाँ, ये जबरदस्ती का जो है अपना एक शास्त्र बना लिया गया है। नहीं, वो अगर उसको हम अपने बच्चों को ये कह रहे हैं कि हाँ मार के पीट के उससे ले लो, तुम्हें मान लो उसका बॉक्स चाहिए, अच्छा लग रहा है दूसरे क्लास वाले का बॉक्स जो हमें वही पढ़ाना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि हमारे नेता तो यही बता रहे, ना सिर्फ नेता वो कर रहे, ये कह रहे कि ये अच्छी बात है, ये हमें करनी आना चाहिए। मतलब वो करते तो हमेशा से थे, तब हम बोलते थे कि गलत है। ये हॉर्स ट्रेडिंग नेगेटिव वर्ड था, आज हॉर्स ट्रेडिंग चाणक्य नीति है। 2022 में महाराष्ट्र ने देखा है, पूरी देश ने देखा है, एकनाथ शिंदे क्या कर सकता है। तो मैं डॉक्टर नहीं होने के बावजूद बड़ा ऑपरेशन कर दिया था। गजब ऑपरेशन करते हैं सर, डॉक्टर पता भी नहीं चलता, मतलब सीन ऑफ क्राइम पर कुछ दिखता भी नहीं है, आज तक नहीं पता चला सबको क्या किया आपने। मरीज को तकलीफ नहीं होती है। तो अगर ऐसी पॉलिटिकल सर्जरी के 3 मंत्र सिखाने हो तो वो 3 मंत्र क्या होंगे, कैसे करते हैं, कौन सा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट निकलता है? हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? चरण वंदना, दिस इज चरण वंदना। लास्ट 2 सवाल आप पिक कर सकते कि कौन सा किसको आंसर करना है।
एक तो परिवारवाद कि कांग्रेस का एक ही परिवार है, परिवार की वो सीट होती है, सीट का परिवार होता है और वो परिवारवाद खराब है और परिवारवाद देश पीछे ले जा रहा है। दूसरा सवाल, आज भारत की आर्मी किसी के ऑर्डर के लिए नहीं रुकी है। जब उन्हें गोली मारनी होती है तो गोली मारता है, जब गला काटना होता है तो गला काटता है। वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनी पॉलिटिक्स है। तो आप कौन सा सवाल लेना? ये सबसे पहले वो सेकंड वाला जो पार्ट है ना, जनरल नरवणे का वो आया है आर्मी चीफ का। हाँ। चाइना जब आए अंदर तो वो बार बार पूछे, ये चाइनीज टैंक आए, हम वो पूछते रहे आर्मी चीफ कि व्हाट आर माय ऑर्डर्स, मेरा ऑर्डर्स क्या है, ठीक है। एंड देयर वर नो ऑर्डर्स गिवन, नो ऑर्डर्स गिवन। वॉट एवर जो भी हुआ वहां पे भी, वो भी दैट इज इंडिविजुअल ब्रेवरी ऑफ फ्यू सोल्जर्स जो वहां पे हुआ। तो एक तो ना ही ये डिजायरेबल है कि आर्मी विल एक्ट विदाउट ऑर्डर्स, ना ही वो फीजिबल है, बिकॉज आर्मी एग्जिस्ट एज अंडर ए पॉलिटिकल एंटिटी, है ना, एक पॉलिटिकल डायरेक्शन है, गवर्नमेंट की एक आर्म है वो। तो अभी ये बोलने लग जाए तो कल जो है किसी से कुछ बिना पूछे कोई भी कुछ भी कर सकता है, दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। तो ये तो नहीं होगा। देयर इज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट की एक आर्म है वो। देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ सिस्टम अपने तरीके से चलता है और वो कई सालों में बनता है, एक दिन में नहीं बनता है। आज का प्रॉब्लम क्या है ना कि ऑर्डर कौन दिया कौन लिया, उससे ज़्यादा जरूरी ये हो गया है कि अगर जीत गए तो क्रेडिट प्रधानमंत्री का, अगर नहीं जीते तो जिम्मेवारी जो है आर्मी चीफ को आकर के लेनी पड़ेगी। दिस इज प्रॉब्लमेटिक कि भारत की टीम अगर जीत जाए, ठीक है, तब जो है जैसा शील्ड पकड़ लें, कप उठा लें, अगर हार जाए, ठीक है ना, तो जिम्मेवारी जो है वो गौतम गंभीर पे डाल दें। ये प्रॉब्लम आज देश का दुर्भाग्य है कि दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ दिया जाता है, नेता भाग जाते हैं, चमड़ी बचाते हैं। ये तो देश के लिए सबसे निराशा और दुख की बात है। दूसरा जो परिवारवाद है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देखिए, मैं भी मानता हूं इन प्रिंसिपल ये प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ना इसमें हाफ ट्रूथ का गेम है और हाफ ट्रूथ बहुत डेंजरस होता है। जैसे ये तो फैक्ट है कि नेहरू जी मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, लेकिन नेहरू जी 15 साल जेल में रहे। अगर परिवार का प्रिविलेज था तो फिर उनको जेल में नहीं होना चाहिए था, जैसे जिन्ना जेल में नहीं रहे। कांग्रेस के 50 साल के इतिहास में जितने गांधी नेहरू परिवार के प्रधानमंत्री हुए, उससे ज्यादा गैर गांधी नेहरू परिवार के, मतलब उससे परिवार के बाहर के प्रधानमंत्री हुए। नेहरू जी, इंदिरा जी और राजीव जी, यही 3 लोग प्रधानमंत्री। इनका टोटल कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए, बाकी कांग्रेस के ही जो गैर गांधी नेहरू प्रधानमंत्री हैं उनका कार्यकाल एक तरफ रख दीजिए, वो ज्यादा है। दूसरा कि 3 प्रधानमंत्री हुए, 2 की शहादत हुई है। आउट ऑफ 3, 2 of them died, sacrificed their life for country. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. परिवारवाद अगर इतना प्रॉब्लमेटिक है तो वो परिवारवाद सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद प्रॉब्लमेटिक है कि संघ परिवार का परिवारवाद भी प्रॉब्लमेटिक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं तो आपको इस देश में भी कुछ भी मिल सकता है, भले आपके पास योग्यता हो कि नहीं हो। आप वाइस चांसलर हो सकते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हो सकते हैं, आप मंत्री हो सकते हैं, आप बिना एमएलए बने मंत्री हो सकते हैं। अभी जितना चीफ मिनिस्टर जो है ये बना रहे हैं, ठीक है ना, वो किस परिवार से है? ये परिवारवाद प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं? भाजपा का जो अभी नया अध्यक्ष बना है, उसके पप्पा भी तो नेता थे, एमएलए थे, और उन्हीं के एमएलए सीट पे तो ये एमएलए हुए। तो ये परिवारवाद है कि नहीं है? और ये मैं बोल रहा हूँ, परिवार का कोई प्रिविलेज नहीं है। मेरी माँ आंगनवाड़ी में आज भी काम करती है। फिर भी मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बात आपके हक में ना हो फिर भी समाज के हक में हो, उसको बोलना जरूरी है। ये जो आप तमाम लोग यहां बैठे हुए हैं ना, हमने आपका नमक खाया है। आप जो टैक्स देते हैं
उस टैक्स के पैसे से हमने दिन रात पढ़ाई करके पीएचडी की है। हमारा बाप अमित शाह थोड़ी था कि हम बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन जाएंगे, हैं? परिवारवाद से ज़्यादा मैं एक प्रॉब्लमेटिक है कि पॉलिटिक्स में लोगों को आने का जो बैरियर्स जो है, रास्ता क्या है पॉलिटिक्स में आने का, वो मुझे लगता है कि अगेन हमारी एक पॉलिटिकल सिस्टम हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। परिवार से तो आएंगे ही, क्योंकि उनको एक कनेक्शन है ऑलरेडी पॉलिटिक्स में। अब कोई डॉक्टर है, उनके बच्चे डॉक्टर के प्रति तो रुचि रखेंगे। बात वो नहीं है कि वो आता है कि नहीं आता, बात ये कि जो एक डॉक्टर की नहीं है बच्चे, जो एक ऑटो रिक्शा ड्राइव कर रहे हैं, उसका जो बेटा है वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको डॉक्टर बनने का रास्ता है कि नहीं, हमारी एक पॉलिटिकल सिस्टम उसके लिए एक ऑप्शन देता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जनरेशन एंट्री बेसिकली मेरी तो पॉलिटिक्स में हमें मुझे जो लगता है, चाहे कांग्रेस को काम करना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए इस बात पे कि जो एंट्री लोगों को देना चाहिए पॉलिटिक्स में, उसको ओपन कर, उसको वो बैरियर जितना लो कर सकता है उतना लो करना चाहिए। और वो हमारे फ्रंटल में, जस्ट आई एम एडिंग, वो हमारे फ्रंटल में हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो जमीन पे सामाजिक चेतना रखने वाले पॉलिटिकल वर्कर हैं, कहीं नहीं है, वो आसानी से कांग्रेस में इंटर कर सके, आ जाए। केरला के जैसे फिल्म सीन है, वो क्यों थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, एक आर्ट फेस्टिवल का रूट है स्कूल और +2 में, जिसके थ्रू टैलेंट जो बच्चे हैं, जो बिल्कुल ही मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, पर सिर्फ आर्ट्स आते हैं, म्यूजिक आते हैं, और उनकी इतनी बड़ी एक ऑडियंस मिलता है, टीवी शोज होती है उसमें आता है, तो दे कम टू मूवीज, दे कम टू फिल्म, एक कंटिन्यूअस फ्रेश टैलेंट आता ही रहता है। तो ये हमें पॉलिटिकल सिस्टम में भी करने की जरूरत है, और उस पर काम भी हो रही है, और उसमें और बहुत काम होने की जरूरत है। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच कनन, थैंक यू सो मच कन्हैया फॉर ज्वाइनिंग मी। एक बिफोर आई एंड एक कनन से रिक्वेस्ट है, और कनन करेगा कि नहीं पता। अरे छोड़ो, अब इतना सीरियस बात करके वो क्या करे। कनन तुम्हें बहुत कम भाषाएं आती है, तो जितनी भाषाएं आती है उसमें सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बोलने की कोशिश, साथ में ज्वाइन कांग्रेस। बहुत सही कहा आपने। तो भाषा कौन सी? नहीं अभी हो गया, मैं बाद में तुमको भेज देता हूँ। भाषा कौन सी आती पहले? नहीं आती, छोड़ो, हो गया। C++ काउंट करेंगे तो 9 आती है शायद। शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, शट अप या कुणाल, या कुणाल। You're a Congress leader. If Maoist terrorists would have killed you, would you have come back from the dead to defend their rights to kill you in the name of their freedom of expression? Do you understand my question? I don't think he understands my question. I'll repeat it. If Maoist terrorists would have killed you, would you have come back from the dead to defend their rights to kill you in the name of their freedom of expression? कुछ भी यहाँ लॉजिक के बदले में सोचो मिलता है, वो खोले जो उसको ऑरेंज लड्डू मिलता है। यही देश नहीं जुमलों की रेस है, इसमें सच नहीं किया कैमोफ्लेज फेस है। देखो मैंने अब सवाल करने छोड़ दिए हैं, मैंने तेज भागने को नए जूते लिए हैं, मेरे सारे सपने धीरे धीरे मर रहे हैं। सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। खेल खत्म, फिनिश्ड, खेल खत्म। आउट, गेट आउट,